लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गाल्जी अपैरेटस या गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लाइसोसोम है और वैक्यूल है, और उसके बाद फिर डबल मेम्ब्रेन वाले स्टार्ट हो जाएंगे। और डबल मेम्ब्रेन में फिर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, फिर न्यूक्लियस है, ठीक है। उसी बीच में छोटा सा साइटोस्केलेटन, सिलिया और फ्लैजिला भी है। तो पहले गाल्जी अपैरेटस का डायग्राम, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। शुरू किया जाए। गाल्गी अपैरेटस में जो सबसे पहली कहानी है कि चूंकि अलग अलग वैज्ञानिक सेल को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप से। तो एक वैज्ञानिक है, इनका नाम कैमिलो गॉल्गी है। कैमिलो गॉल्गी को 1898 में न्यूक्लियस के पास एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ गया। न्यूक्लियस के पास अगर रेटिकुलर स्ट्रक्चर है तो उसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए, लेकिन है नहीं। न्यूक्लियस के पास रेटिकुलर स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके ऊपर गाढ़ा रंग चढ़ रहा है। आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि रंगने के बाद ऑर्गेनेल दिखाई पड़ते हैं। तो न्यूक्लियस के पास एक डेंसली स्टेन्ड, मतलब जिसके ऊपर गाढ़ा रंग चढ़ गया, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। बाद में चूंकि सबसे पहले कैमिलो गॉल्गी ने देखा था तो उसका नाम गाल्गी अपैरेटस रख दिया गया, ठीक है। अगर आपने देखा होता तो नाम आपका रखा जाता है ना, कुछ और पढ़ रहे होते। तो कैमिलो गॉल्गी ने सबसे पहली बार क्या किया था, सेल में न्यूक्लियस के करीब एक डेंसली स्टेन्ड का मतलब जिसके ऊपर गाढ़ा रंग चढ़ गया, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया। बाद में उसी का नाम क्या रख दिया गया, गाल्गी अपैरेटस या गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी बॉडी रख दिया गया। अब ध्यान से देखेंगे, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसी के पास एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ गया, उसी स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा गया, गाल्जी अपैरेटस या गाल्जी कॉम्प्लेक्स या बॉडी रखा गया। लोगों ने पूछा इसमें है क्या, तो कहा किसी भी गाल्जी कॉम्प्लेक्स में ढेर सारी फ्लैट डिस्क शेप सैक पाई जाती हैं, फ्लैट डिस्क शेप सैक पाई जाती हैं, जिनको गाल्जी कॉम्प्लेक्स की है तो इनका नाम गाल्जी सिस्टर्नी रख दिया गया। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी होती हैं, तो कहा वेरिएबल होती है। एनसीईआरटी में मेनी लिखा है, ढेर सारी होती है। वैसे औसत 6 से 7 संख्या इनकी होती है एक गाल्जी कॉम्प्लेक्स में। कहा और बताओ, तो अरेंजमेंट बड़ा स्पेशल है। देखिए ऐसे अरेंज है, इस टाइप से, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर ये सर्कल पूरा कर लिया जाए, अगर ये सर्कल पूरा कर लिया जाए तो ध्यान से देखेंगे सबका सेंटर एक ही है। जब कई का सेंटर एक होता है तो कहते हैं कंसेंट्रिक। तो ढेर सारी सिस्टर्नी अरेंज कैसे हैं, तो कहोगे कंसेंट्रिक अरेंज है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर कॉमन हो। जैसे मान लेते ये सेंटर है तो ये इसका भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिनका सेंटर क्या हो, कॉमन हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक कहेंगे। तो कंसेंट्रिक डायमीटर याद रखिएगा 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। तो जनरल कहानी ये है कि गाल्गी अपैरेटस क्या है, तो कहोगे डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस। सबसे पहले किसने देखा, कैमिलो गॉल्गी ने देखा। कब देखा, 1898 में। और चूंकि इन्होंने ही देखा था तो नाम क्या रखना पड़ा, गाल्गी अपैरेटस रखना पड़ा। किसी गाल्गी अपैरेटस में क्या होते हैं, तो कहोगे ढेर सारी सिस्टर्नी होती हैं, जो कि क्या होती हैं, फ्लैट डिस्क शेप सैक होते हैं। किसी एक सिस्टर्नी को अगर देखोगे, किसी एक सिस्टर्नी को अगर देखोगे तो उस सिस्टर्नी में क्या होगा, ये जो सरफेस है ये न्यूक्लियस की तरफ है और ये जो सरफेस है वो न्यूक्लियस से दूर है। जो पहली सरफेस है इसको सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस या फार्मिंग फेस कहते हैं, ये न्यूक्लियस की तरफ है। और दूसरी जो सरफेस है उसका नाम ट्रांस फेस या कॉनकेव फेस या मैच्योरिंग फेस अवे द न्यूक्लियस है। तो स्ट्रक्चर वाइज बड़ा सिंपल क्वेश्चन है।
सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं वो गाल्गी अपरेटस के फंक्शन से आ रहे हैं। तो अगर फंक्शन आपसे पूछा जाए, अभी लिखिएगा नहीं, अगर फंक्शन पूछा जाए तो आप 4 फंक्शन बताएंगे। इसमें पहला फंक्शन है पैकेजिंग मटेरियल, अभी लिखिएगा नहीं, सुन लीजिए। दूसरा फंक्शन है सिक्रीशन, तीसरा फंक्शन है प्रोटीन मॉडिफिकेशन, और चौथा फंक्शन है फॉर्मेशन करो। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अगर आल आंसर मिले तो आप आल लगाएंगे, लेकिन मान लेते चूज करवा ले, तो जैसे चूज कराएगा वैसे आपको प्राइमरी फंक्शन बताएगा। तो ये प्राइमरी फंक्शन है। तो हमको सिर्फ ये समझना है कि ये प्रोटीन की पैकेजिंग कैसे करते हैं, ये मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, ये सिक्रीशन कैसे करते हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाते कैसे हैं। तो वो डायग्राम से ही समझ में आएगा। इधर देखिए, आपको पता है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मान लेते हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी तो यहाँ राइबोसोम होंगे, और राइबोसोम होंगे तो प्रोटीन बनेंगे। तो जो भी मटेरियल पैक होना है, जो भी मटेरियल पैक होना है या मॉडिफाई होना है, वो मटेरियल कहाँ से आएगा? तो कहोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा। और वो मटेरियल किसके अंदर आएगा? तो वो मटेरियल एक वेसिकल के अंदर पाया जाएगा। ये वही मटेरियल है जो पैक्ड होना है, जिसकी पैकेजिंग होनी है। वो मटेरियल कहाँ से आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किस फॉर्म में आएगा? वेसिकल के फॉर्म में आएगा। और ये वेसिकल किससे फ्यूज कर जाएगी? कहोगे गाल्गी की सिस्टर्नी से। अब सिस्टर्नी में कहाँ फ्यूज करेगी? सिस की ट्रांस। तो कहोगे सिस फेज से फ्यूज करेगी, फिर इसके अंदर जाएगी, फिर ट्रांस फेज से निकलेगी, फिर सिस फेज से जाएगी, फिर ट्रांस फेज से निकलेगी। तो कई बार सिस्टर्नी के अंदर जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे, फिर जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे। इसी कड़ी में क्या हो जाएगा? इसी कड़ी में वो मटेरियल पैक हो जाएगा। पैक होने का क्या मतलब है? पैक करके करोगे क्या? तो जो मटेरियल पैक हुआ है वो हो सकता है वो कोई प्रोटीन हो, या हो सकता है उससे कोई एंजाइम बना हो, उससे कोई हार्मोन बना हो। तो उस मटेरियल का करेंगे क्या? तो उसके 2 ऑप्शन है। या तो उसको सेल के अंदर ही कहीं यूज करना होगा, या तो उसको सेल के अंदर ही कहीं यूज होना होगा, या फिर उसको सेल के बाहर सिक्रीट करना होगा। तो वो मटेरियल इसके अंदर पहुंच जाएगा। और इसके 2 ऑप्शन हैं, या तो इंट्रासेलुलर टारगेट, इंट्रासेलुलर टारगेट मतलब सेल के अंदर ही कहीं काम आएगा, और या तो फिर क्या हो जाएगा? सिक्रीट हो जाएगा। तो अगर सिक्रीट होगा तो जो वेसिकल फिर बनेगी, यहां तक मटेरियल आया, फिर से वेसिकल बनी, उसका थोड़ा बड़ी हो जाएगी, उसका नाम क्या हो जाएगा? सिक्रेटरी वेसिकल। तो यदि सिक्रीट होना होगा तो सिक्रेटरी वेसिकल बनेगी, और फिर वो सेल के बाहर निकल जाएगी, और नहीं तो फिर सेल के अंदर ही इस्तेमाल होना होगा। तो कोई भी मटेरियल जिसकी पैकेजिंग होनी है, या जिसका मॉडिफिकेशन होना है, या जिसका सिक्रीशन होना है, वो सब कहाँ से आएंगे? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे। किस फॉर्म में आएंगे? वेसिकल के फॉर्म में आएंगे। फिर कहाँ फ्यूज करेंगे? सिस फेज से। फिर अंदर चले जाएंगे, फिर कहाँ से निकलेंगे? ट्रांस फेज से। फिर अंदर जाएंगे, फिर निकलेंगे। ऐसे अंततः क्या होगा? वो मटेरियल मॉडिफाई हो जाएगा या मटेरियल पैक हो जाएगा। वो मटेरियल क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, क्या है, उसका कहाँ इस्तेमाल है, इस हिसाब से तय होगा। या तो उसको क्या करेंगे? इंट्रासेलुलर टारगेट के पास पहुंचा देंगे, और या तो फिर उसको सेल के बाहर पहुंचाना होगा। तो फिर क्या करेंगे? सिक्रेटरी वेसिकल बना देंगे और उसको रिलीज आउट करेंगे। कुछ बढ़ाया मैंने? हाँ बढ़ाया, बढ़ा लीजिए।
तो जो मटेरियल पैक होना है वो कहाँ से आएगा, तो कहोगे ईआर से आएगा। फिर किस किस फॉर्म में आएगा, वेसिकल के फॉर्म में आएगा। फिर किससे फ्यूज करेगा, सिस से। फिर कहाँ से निकलेगा, ट्रांस से। ऐसे सिस ट्रांस होते होते अंततः वो मटेरियल क्या हो जाएगा, या तो उसको इंट्रासेलुलर टारगेट में पहुंचा देंगे और या तो फिर उसको सिक्रीट आउट कर देंगे। और दूसरा ऑप्शन देखिए, मान लेते प्रोटीन आई है, तो फिर वही कहानी, जो प्रोटीन यहाँ से ये RER होगा तो प्रोटीन आएगी, तो आने के बाद फिर वही हाली कहानी क्या होगा, सिस से अंदर जाएगी, अंदर जाकर के मॉडिफाई हो जाएगी और ट्रांस से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, कहाँ तक क्लियर है? तो दो बातें लिख लेते हैं। पैकेजिंग मटेरियल कम फ्रॉम, कहां से आएगा, ER, और किस फॉर्म में आएगा, फॉर्म ऑफ वेसिकल, और किससे फ्यूज करेगा, फ्यूज टू सिस फेस, और फिर किससे रिलीज होगा, रिलीज बाय ट्रांस फेस। ठीक है, अगर प्रोटीन मॉडिफाई होनी है तो वो भी कहां से आएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगी। दूसरा ऑप्शन, जैसे मान लेते हैं ये है RER, यहां क्या होंगे, राइबोसोम होंगे, यहां से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। वो कहां जाएगी, तो वो पहले सिस फेस से कहां पहुंच जाएगी, सिस्टर्नी के अंदर जाएगी, और उस सिस्टर्नी के अंदर ही क्या हो जाएगी, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होगा, और फिर कहां से रिलीज हो जाएगी, ट्रांसफेस से रिलीज हो जाएगी। तो RER पे राइबोसोम से बनी प्रोटीन गई सिस फेस से इंटर की, सिस्टर्नी के अंदर गई, मॉडिफाई हुई, और फिर ट्रांसफेस से रिलीज हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। आगे बढ़े बेटा। देखें, तो अब लिख लो पाथवे ऑफ सिक्रीशन। अगर हम सिक्रीशन के पाथवे की बात करें तो ये होगा, कहां शुरू करोगे बेटा, न्यूक्लियस से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वेसिकल से, गाल्जी कॉम्प्लेक्स से, सिक्रीटरी वेसिकल, ठीक। अब एक चीज और देखो, जैसे मान लेते हैं ये है RER, तो यहां से बेटा क्या बनेगा, प्रोटीन। और अगर इस प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया जाए तो अगर प्रोटीन में आप कार्बोहाइड्रेट जोड़ दोगे प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जोड़ दो तो कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं ग्लाइको, और यह है प्रोटीन, तो क्या बन जाएगा, अच्छा ये है SER, और यहां से क्या बना, लिपिड, और इसमें कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया जाए तो जोड़ देते हैं, तो क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस कैसे होगी,
तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगी प्रोटीन, गाल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट चिपका देंगे और क्या बना के निकालेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बना के निकालेंगे। फिर आएगी लिपिड, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट चिपका देंगे, तो क्या बना के निकालेंगे, ग्लाइकोलिपिड बना के। चलो जरा एनसीईआरटी से देख लो। साइंटिस्ट का नाम कैमिलो गाल्गी, ईयर 1898, पहली बार ऑब्जर्व किया। क्या यहां से हाईलाइट करो, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। बाद में इन्हीं का नाम के चक्कर में क्या रखना पड़ा, गाल्जी बॉडी। इसमें ढेर सारी फ्लैट डिस्क शेप सैक या क्या पाई जाती हैं, सिस्टर्नी, जिनका डायमीटर इतना होता है। दीज आर स्टाक्ड पैरेलल। एक बात, नंबर क्या है, वेरिएबल नंबर है। गाल्जी सिस्टर्नी का अरेंजमेंट कैसा है, कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। इसमें स्पष्ट क्या है, कॉन्वेक्स कौन सा, सिस या क्या, फार्मिंग फेस। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है केओ ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। सिस और ट्रांस फेस वैसे तो अलग हैं, लेकिन अंदर अंदर आपस में जुड़े हैं। गाल्जी अपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, और उसको डिलीवर करोगे या तो कहां, इंट्रासेलुलर टारगेट, या फिर क्या होगा, सिक्रीट हो जाएगा बाहर। वो मटेरियल जो पैक होना है किस फॉर्म में आएगा, किल के फॉर्म में आएगा। और कहां से आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर किससे फ्यूज करेगा, तो कहोगे सिस फेस से। और फिर मूव करेगा किधर की तरफ, ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। इसी नाते देखो कहा गया है कि जो गाल्गी अपरेटस है वो किसके पास रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रहता है। अगर पास ना हो तो मटेरियल को पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ढेर सारी प्रोटीन जो कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होंगे। उन सब को मॉडिफाई कहाँ किया जाएगा, सिस्टर्नी ऑफ गाल्गी अपरेटस। उसके बाद कर मॉडिफिकेशन तो पहले करोगे, बाद में क्या करोगे, रिलीज करोगे। और रिलीज किस फेज से करोगे। फिर आखिरी लाइन, गाल्जी अपरेटस क्या है, इंपॉर्टेंट साइट है किसकी, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। क्लियर है। चलिए हेडिंग डालिए, लाइसोसोम। सेल से बाहर सीक्रेट करेंगे तो कहाँ भेजेंगे, तो सेल से बाहर बहुत सारी चीजें निकलती है, जैसे हार्मोन है सेल के बाहर निकला, एंजाइम है सेल के बाहर निकला, तो बहुत सारी चीजें सेल के बाहर निकलेंगी तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आएंगी, सॉरी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आएंगी, और वहां से ब्लड में जाएंगे, जहां जाना होगा वहां चली जाएंगी। चलिए हेडिंग डालिए, वैक्यूल। हेडिंग डालिए वैक्यूल, वैक्यूल नहीं लाइसोसोम। हेडिंग लाइसोसोम। इधर देखो बेटा, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्जी कॉम्प्लेक्स बन के सिक्रीटरी वेसिकल बन रही थी, तभी क्या हुआ, तभी एक और वेसिकल बन गई। यहीं से एक छोटी वेसिकल बनी और जो थोड़ा बड़ी हो गई। इसी बड़ी वेसिकल का नाम लाइसोसोम है। तो ध्यान से सुनेंगे, जब पैकेजिंग की प्रोसेस गाल्जी कॉम्प्लेक्स पर हो रही थी, तभी क्या बनते हैं, लाइसोसोम बनते हैं। इसमें बहुत अंतर नहीं है, फर्क समझ लीजिए क्या है। इसके अंदर जो मटेरियल है बस उसी में फर्क है। ऐसा कोई वेसिकल जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाएं, उसको सिक्रेटरी वेसिकल ना कह के क्या कहते हो, लाइसोसोम कहते हो। तो लाइसोसोम और सिक्रेटरी वेसिकल में इतने अंतर है। अगर ऐसी कोई वेसिकल बनी जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, तो उसका नाम क्या रख दिया, तो उसका नाम लाइसोसोम रख दिया। तो पलट देते हैं, लाइसोसोम क्या है, तो कहोगे मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। वेसिकुलर का मतलब छोटा सा स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन से घिरा हो, जिसके अंदर कुछ भरा हो,
ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, कब बनता है? तो कहोगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग एट गोल्जी कॉम्प्लेक्स, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम या हाइड्रोलेजेज। कौन कौन से? अरे तो देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रोटीन पचाना है तो प्रोटीएज होगा, फैट पचाना है तो लाइपेज होगा, न्यूक्लिक एसिड पचाना है तो न्यूक्लिएज होगा, और कार्बोहाइड्रेट पचाना है तो कार्बोहाइड्रेज। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे। इन सब का एक ही काम होगा, डाइजेशन करो। किसका? प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक एसिड का। आखिरी सवाल, ये जो एंजाइम है ये किस पीएच पे काम करते हैं? तो आंसर देते हैं एसिडिक पीएच, मतलब 7 से कम। तो संख्या एग्जैक्ट अगर पीएच आपसे पूछेगा तो 5 बताएंगे। कितना पीएच? 5। केवल 4 ही क्वेश्चन है, लिख लीजिए। लाइसोसोम, बतियाओ नहीं बेटा, बातचीत ना करो। लाइसोसोम लिख लीजिए हमारे साथ, मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। बनता कब है? फॉर्म ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग एट गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तीसरा सवाल, आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल है क्या? एनसीईआरटी में लिखा है ऑलमोस्ट ऑल टाइप। ऑलमोस्ट लिख दिया है, ऑलमोस्ट हटाओ कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल टाइप के क्या? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहो या हाइड्रोलेजेज कहो। कौन कौन से हाइड्रोलेजेज पाए जाते हैं? तो प्रोटीन के लिए प्रोटीएजेज, फैट के लिए लाइपेजेज, कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेजेज, और न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियजेज। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम काहे के लिए है? तो कहो फॉर डाइजेशन। किसका करोगे? तो भाई डाइजेशन तो उन्हीं चीजों का करोगे जिनके एंजाइम प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑप्टिमली एक्टिव एट किस पर? एसिडिक पीएच। एग्जैक्ट वैल्यू अगर पूछ ली जाए तो 5 बताइएगा। बस असली सवाल ये है, ये कौन सा शब्द जोड़ दिए हैं? आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल क्यों लिखा है? एसोसिएटेड क्यों नहीं लिखा है? या न लिखा होता कुछ? आइसोलेटेड लिखा, इसका मतलब कुछ है ना।
जहां तक हो गया। तो देखो क्या मतलब है। तो मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई सेल है, उसकी ये मेम्ब्रेन है, और ये कोई मटेरियल है, इसको आप फूड मटेरियल कह सकते हो। ये सेल के अंदर आ गया और ये लाइसोसोम है। ध्यान से सुनिएगा, अब लिखना, लिख चुके हो, देख लो फिर लिखो, जरा इधर देखो बेटा। जैसे मान लेते ये मटेरियल है और अंदर आ गया सेल के अंदर, तो ये मटेरियल इस लाइसोसोम के अंदर चला जाएगा। अब देखो ये लाइसोसोम है और ये उसके अंदर मटेरियल है, ये भी लाइसोसोम है, ये भी लाइसोसोम है। अभी लिखिएगा नहीं, ये भी लाइसोसोम है और ये भी लाइसोसोम। फर्क समझ लीजिए, ये वाला जो लाइसोसोम है ये आइसोलेटेड है, और ये वाला जो लाइसोसोम है वो एसोसिएटेड है। अंतर समझ में आ गया। ऐसा कोई भी लाइसोसोम जिसके अंदर फूड मटेरियल डाइजेशन होने के लिए ना आया हो, वो किसी से ना जुड़ा हो, तो उसका नाम आइसोलेटेड, और जिसके अंदर पहुंच गया हो उसका नाम एसोलेटेड। इस लाइसोसोम का नाम प्राइमरी लाइसोसोम है और इस लाइसोसोम का नाम सेकेंडरी लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम हो गए दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी, या आइसोलेटेड एंड एसोलेटेड। अभी से देख लो फिर लिखना। तीसरा देखो, थोड़ी देर बाद होगा ये कि डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, और जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये मान लेते हैं लाइसोसोम है, और इसके अंदर थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ऐसा लाइसोसोम जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हो, उसको कहते हैं रेजिडुअल बॉडी। क्या कहते हैं? रेजिडुअल बॉडी। और यही वास्तव में टर्सरी लाइसोसोम है। और इसके अंदर क्या है? अनडाइजेस्टेड मटेरियल। और धीरे धीरे समय बीतेगा तो ये सेल मेम्ब्रेन के करीब जाएगा, और करीब जाके ये टूट जाएगा, करीब जाके ये टूट जाएगा, और इसके अंदर का जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बाहर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो एक सिस्टम है, डाइजेशन होने के लिए कोई चीज सेल के अंदर आई और डाइजेस्ट होकर के सेल के बाहर निकल गई। बाहर निकलने को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। तो ये बिल्कुल विशेष कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है। अंदर आए तो क्या बोलेंगे? इंडोसाइटोसिस। अंदर आए तो क्या बोलोगे? इंडो। तो पहले क्या हुई? एंडोसाइटोसिस, और बाद में क्या हुई? एक्सोसाइटोसिस। अंदर मटेरियल आया, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, और इस लाइसोसोम का नाम क्या रख दिया गया? आइसोलेटेड लाइसोसोम। थोड़ी देर बाद ये इससे जुड़ गया और ये अंदर चला गया, इसका नाम एसोसिएटेड लाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम, या इसी को फैगोसोम भी कहते हैं। ठीक है। थोड़ी देर बाद डाइजेशन हो जाएगा तो इसका नाम रेजिडुअल बॉडी हो जाएगा, इसी का नाम टर्सरी लाइसोसोम हो जाएगा। फिर ये जाकर के यहाँ जुड़ेगा, फ्यूज होगा, टूट जाएगा, अंदर का मटेरियल बाहर निकल जाएगा, तो हम कहेंगे ये एक्सोसाइटोसिस है। तो काम की बात यह है कि लाइसोसोम कई रूपों में पाया जाता है, कभी ये प्राइमरी है, कभी ये सेकेंडरी है, कभी ये टर्सरी है। इसी नाते लाइसोसोम को कहा जाता है क्या? पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहां लिखते हैं? ये लिख लेते हैं, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। लिख लो बेटा। जरा इधर देख लो,
गर्ल फॉर्मेशन। GERL गर्ल क्या है? तो देखो क्या है इसमें, है गाल्जी कॉम्प्लेक्स, और ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, OR से राइबोसोम। ऐसा नहीं है, ये ER है पूरा। गाल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर लाइसोसोम। ये गर्ल फॉर्मेशन सिक्रेटरी पाथवे ही तो है। लिख लो जरा, वैक्यूल किसी भी प्लांट सेल में, ये बाहर सेल वाल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, फिर अंदर साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर प्लांट सेल का ज्यादातर हिस्सा किसने घेर रखा है। तो आंसर क्या देंगे? वैक्यूल। ये वास्तव में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस और मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर अलग अलग है। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस कहा तो वैक्यूल बताइएगा, और मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर कहा तो लाइसोसोम बताइएगा। एक अंतर, इतना बड़ा स्पेस है कि टोटल प्लांट सेल का लगभग 90% हिस्सा तक क्या कर सकता है? कवर कर सकता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, जिसकी मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट होता है। काम बहुत इंपॉर्टेंट है, काम देखो। ये मान लेते टोनोप्लास्ट है, तो टोनोप्लास्ट की खास बात ये है कि मान लेते यहाँ कोई मॉलिक्यूल है, तो इसको ये मेम्ब्रेन पार करके अंदर पंप कर देगी। अगर मॉलिक्यूल अंदर पंप किया जा रहा होगा तो उसकी कंसंट्रेशन अंदर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल को साइटोप्लाज्म से उठाती है और वैक्यूल के अंदर पंप कर देती है। तो जिस जिस आयन या जिस जिस मॉलिक्यूल को पंप करेगी उसकी कंसंट्रेशन अंदर क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्ट द आयंस या सब्सटेंस इनटू वैक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसी नाते उन सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी इनसाइड क्या? वैक्यूल। तो आता वैक्यूल में भरा क्या होता है? वैक्यूल में वास्तव में एक मिक्सचर भरा होता है, और उस मिक्सचर को सैप कहते हैं, जिसका मेन कंपोनेंट वाटर होता है। तो सैप होता है, वाटर होता है, इसके अलावा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो यूजफुल ना हो, किसके लिए? सेल के लिए। इस मिक्सचर को सैप कहते हैं। इसी नाते इस वैक्यूल का नाम सैप वैक्यूल। तो प्लांट में जो बड़ी सी वैक्यूल होती है उसको कहते हैं सैप वैक्यूल। तो दुनिया में वैक्यूल हो गई 3 प्रकार की। एक का नाम सैप वैक्यूल, जो सामने पढ़ ही रहे हो, किसमें पाई जाएगी? प्लांट में पाई जाएगी, जो बड़ी सी वैक्यूल होती है। लेकिन एक होती है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल और एक होती है फूड वैक्यूल। तो देखो क्या है, वैक्यूल की अगर हम बात करें तो वैक्यूल हो गई 3 टाइप की। एक कौन सी? सैप वैक्यूल। ये क्या है? तो कहोगे लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट किसमें? प्लांट सेल। लेकिन एक वैक्यूल होती है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। किसमें पाई जाती है? तो कहोगे प्रेजेंट इन अमीबा। लिखना बंद करो, इधर देखो। जैसे मान लेते हैं कि ये अमीबा है जिसका कोई निश्चित शेप नहीं है,
और अमीबा के अंदर वाटर आ रहा है। तो अगर ऐसे ही अमीबा के अंदर वाटर आता रहा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और एक दिन अमीबा रप्चर कर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? इसके अंदर एक वैक्यूल बनेगी जिसका नाम कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है। तो ये वाटर को बाहर की तरफ एक्सपेल कर देगी। तो जितना वाटर एक्स्ट्रा अंदर आएगा उतना बाहर फेंक देंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे अमीबा के अंदर का जो बॉडी फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी, इसको ऑस्मोरेगुलेशन कहेंगे। और जब वाटर बाहर फेंकेंगे तो वेस्ट भी चले जाएंगे, तो एक्सक्रीशन कहेंगे। तो ये काहे काहे में काम आती है? तो कहोगे फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड क्या एक्सक्रीशन। तीसरी जो वैक्यूल है इसे कहते हैं फूड वैक्यूल। किसमें पाई जाती है? प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट। अब ये प्रोटिस्ट कौन होते हैं? तो 5 किंगडम सिस्टम जब पढ़ेंगे तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया। और प्रोटिस्ट में तो अमीबा भी आता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा किसमें मिलती है तो या तो प्रोटिस्ट कहिएगा, प्रोटिस्ट नहीं तो अमीबा। ठीक है, अब सवाल है काम क्या है? तो उधर देखो ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई फूड मटेरियल है और इसको अमीबा ने खा लिया है। तो जैसे ये अमीबा के अंदर पहुंचेगा इस फूड मटेरियल को घेर दिया जाएगा। इस फूड मटेरियल को घेर दिया जाएगा एक स्ट्रक्चर से और इसी का नाम क्या होगा? फूड वैक्यूल होगा। तो ये है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल और ये है क्या? फूड वैक्यूल। तो कब बनती है? फॉर्म आफ्टर इंगल्फ फूड पार्टिकल। अच्छा एक और बताओ, अगर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें पाई जाती? कहोगे अमीबा। ऑप्शन में ना मिले तो प्रोटोजोआ आएंगे। प्रोटोजोआ जैसे पैरामीशियम में भी पाई जाएगी। तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल तो बहुत सारे प्रोटोजोन में पाई जाती है। ठीक है, सिर्फ अमीबा में नहीं पाई जाती है। तो अगर अमीबा ना मिले तो क्या लगा देंगे? प्रोटोजोआ। इतना और लिख लो। चलो खोलो एनसीईआरटी। लाइसोसोम क्या है? तो मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल स्ट्रक्चर। कब बनता है? प्रोसेस ऑफ एजिंग। कहाँ? गाल्जी अपरेटस। यहाँ क्या लिखा है? आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल में पाए जाएंगे क्या? ये देखो लिखा ऑलमोस्ट ऑल लिखा है। यहाँ ऑलमोस्ट हटा देंगे, गलत हो जाएगा क्या? तो यहाँ पाए जाते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम या हाइड्रोलेज, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट दुनिया भर के। कब काम करते हैं? तो कहोगे एसिडिक पीएच पर। काम क्या करेंगे? डाइजेशन करेंगे। किसका? प्रोटीन का, लिपिड का और न्यूक्लिक एसिड का। वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस है। किसमें पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्म। इसमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, सैप मिलेगा, स्केटरी प्रोडक्ट मिलेंगे और अदर मटेरियल जो यूजफुल नहीं होंगे। वैक्यूल बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। नाम क्या? टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल में वैक्यूल ऑक्युपाई कर सकता है कितने परसेंट तक? 90%। इन प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन या अदर मटेरियल। ये अंडरलाइन कर लो। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी नाते सब की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाई। किसमें? वैक्यूल। अमीबा में क्या मिलेगी? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। काम ऑस्मोरेगुलेशन और क्या? एक्सक्रीशन। जबकि मेनी सेल जैसे प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल बनती है कब? इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। एक लाइन जरा छूट गई है, वो लिख लो फिर। माइटोकांड्रिया। लिख लीजिए इस जगह। फंक्शन ऑफ
लाइसोसोम। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, बस 4 लाइनें सुन लीजिए फिर लिखिएगा। एनसीईआरटी में फंक्शन तो दिया नहीं है, तो अगर फंक्शन आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला फंक्शन है डाइजेशन, जो कि डाइजेशन के लिए एंजाइम चाहिए, और एंजाइम कौन देगा? लाइसोसोम। तो कहां डाइजेशन करोगे? तो या तो सेल के अंदर करेंगे इंट्रासेलुलर, और या तो सेल के बाहर करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेल की सफाई। जैसे मान लेते कि कोई ऑर्गेनेल खराब हो गया तो लाइसोसोम इसको तोड़ देंगे और सेल की सफाई करेंगे। इसी नाते सेल के सफाई कर्मी कौन है? यही है, सेल के सफाई कर्मी को स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग ऑफ सेल। क्योंकि डिस्ट्रॉय कर देंगे डेड या डैमेज सेल ऑर्गेनेल। इसी नाते इन सब को कहा जाता है स्कैवेंजर ऑफ सेल। फिर जैसे मान लेते टिश्यू है, इसमें बहुत सारी सेल हैं, ठीक है, और मान लेते इसमें से कोई एक सेल खराब हो गई, तो अगर टिश्यू में से कोई एक सेल खराब हो गई तो सेल भी तो हटानी पड़ेगी, तो सेल को भी तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे कैसे? इधर देखो, ये मान लेते इतनी बड़ी सेल है और उसके अंदर ये लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम ही टूट जाएगा। अब जब लाइसोसोम टूटेगा तो उसका एंजाइम निकल आएगा और पूरी सेल में फैल जाएगा और पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अगर किसी टिश्यू की सेल खराब हो गई है तो उसको भी तो रिमूव करना पड़ेगा, तो सेल को भी डैमेज कर देते हैं, अपनी सेल को ही तोड़ देते हैं। अगर कोई अपना नुकसान करे तो उसको सुसाइड करना कहते हैं। इसी नाते लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। तो चौथा है डिस्ट्रॉय कर देंगे डेड या डैमेज सेल, ठीक है। और इसी नाते लाइसोसोम को कहते हैं सुइसाइडल बैग, अपनी ही सेल तोड़ देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, रटने वाले सवाल सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा। पहला सवाल है कि जब सेल ऑर्गेनेल को माइक्रोस्कोप से देख रहे थे तो माइटोकॉन्ड्रिया जल्दी दिखाई नहीं पड़ता है, नॉट इजिली विजिबल। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनेल अगर आप देखना चाहते हो तो उसको स्टेनिंग करो, तो जब स्टेनिंग करते रंग चढ़ाते हैं तो ये दिखाई पड़ जाता है। तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो बिना स्टेनिंग के जल्दी दिखाई नहीं पड़ेगा? तो आंसर क्या देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा सेल ऑर्गेनेल जल्दी दिखाई पड़ जाता है? तो आंसर देंगे क्लोरोप्लास्ट। वो बड़ा होता है वो दिखाई पड़ जाएगा, ये छोटा होता दिखाई नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन। दूसरा, इसको रंगेंगे तो दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। तो जब देखोगे तो बताओ किसी एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या वेरिएबल होती। कैसे? जैसे मान लेते मसल की सेल है तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगी, और कहीं दूसरे ऑर्गन की सेल है जहां एनर्जी की आवश्यकता कम है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे? कम होंगे। तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है। तीसरा सवाल, शेप और साइज दोनों वेरिएबल हैं, फिर भी शेप की अगर बात करें तो सिलिंड्रिकल या सॉसेज शेप, और साइज की बात करें तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर, और क्या 1 से 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती। ये सब रटने वाले हैं, हम लिख रहे हैं, आप लिख डालिए। तो पहला सवाल, नॉट इजिली विजिबल अंडर
माइक्रोस्कोप अनलेस स्पेसिफिक स्टेन, जब तक इसको रंगा ना जाए। अब रंगे के किससे? तो स्टेन करते हैं वाइटल स्टेन, जिसका नाम जीनस ग्रीन है, या पूरा नाम जीनस डी ग्रीन है। ठीक, चलो रंग लिया, दिखाई पड़ने लगा। दूसरा सवाल, इसके नंबर पर सेल कितने होंगे? तो कहोगे वेरिएबल होंगे। तो किस पर डिपेंड करेंगे? हैं? तो कहोगे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तीसरा सवाल है, शेप एंड साइज। तो ये फिर क्या हो जाएगा? वेरिएबल। फिर भी टिपिकल शेप कौन सा? सिलिंड्रिकल शेप या सॉसेज शेप? ऐसा शेप जो सास के जैसा हो, हैं? सास के जैसा हो कि ससुर के जैसा हो? तो सास और ससुर से इसका कोई मतलब नहीं है। सासेज ये होता है, ये है, ये सासेज शेप है। और अगर हम साइज की बात करें, तो डायमीटर कितना है बेटा? 0.2 से 1.0 किलोमीटर। किलोमीटर, नैनोमीटर, याद रखिएगा, नैनोमीटर नहीं है, क्या है? माइक्रोमीटर। और एवरेज और अगर लेंथ की बात करें 1.0 से नापे कैसे होंगे? अरे 4.0 लिख देते, इसमें कौन सी दिक्कत थी? मतलब ऐसा डाटा लिखो बच्चे याद न कर पावे। अरे 1.0 से 4.0 लिखते तो अच्छा लगता। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पहला सवाल यह है कि चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो और चाहे न्यूक्लियस हो, क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। यहाँ ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इसका हमने ये सिलिंड्रिकल शेप बना रखा है। डबल मेम्ब्रेन होगा तो ये वाली आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली इनर मेम्ब्रेन। सबसे खास बात यह है कि दोनों मेम्ब्रेन पर एंजाइम पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन का अपना एंजाइम, इनर मेम्ब्रेन का अपना एंजाइम। और एंजाइम क्यों होंगे? एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के होंगे। जैसे अगर थोड़ा बहुत याद हो तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर ही पाया जाता है ईटीएस के एंजाइम। थोड़ा बहुत याद आया? तो इनर मेम्ब्रेन के अलग एंजाइम है, आउटर मेम्ब्रेन के अलग एंजाइम है। एक खास बात, इसमें से जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल की सीमा बांध रखी है, मतलब लिमिटिंग बाउंड्री बना रखी है। लेकिन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो कई जगह ऐसे ऐसे क्या हो रही है? फोल्ड हो रही है। तो इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बना लेती है, और इनफोल्डिंग को कहते क्या है? क्रिस्टी या क्रिस्टा कहते हैं। इनफोल्डिंग से क्या फायदा? जितना ज्यादा फोल्डिंग उतना ज्यादा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बढ़ा क्या करोगे? एंजाइम बढ़ जाएंगे। तो क्रिस्टी करते क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाएंगे और उससे एंजाइम का कंटेंट बढ़ जाएगा। एक और खास बात, ये जो क्रिस्टी है ये वास्तव में इनर मेम्ब्रेन ही तो है। तो इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं ऑक्सीसोम,
या F0F1 पार्टिकल, याद है पांचवा कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेज, तो इसी इनर मेम्ब्रेन पर ही तो पाया जाता है, तो इनर मेम्ब्रेन पर ही मिलेगा। कहोगे एटीपी सिंथेज कहो, चाहे ऑक्सीसोम कहो, चाहे F0F1 कहो, तो इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी पर क्या मिलेंगे, तो आंसर क्या देंगे, ऑक्सीसोम या F0F1 पार्टिकल। तो क्रिस्टी पर ही हैव ऑक्सीसोम, और इसके बारे में अंदर नहीं पढ़ना है, ऑक्सीसोम का काम क्या है, वो हम लोग रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में पढ़ ही चुके हैं। थोड़ा और ध्यान से देखें, थोड़ा और ध्यान से जब देखोगे तो पता चलेगा कि इन दो मेम्ब्रेन के चक्कर में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का स्पेस दो हिस्सों में बट गया है। एक ये स्पेस दिखाई पड़ रहा है और एक ये स्पेस दिखाई पड़ रहा है। इस स्पेस का नाम आउटर कंपार्टमेंट है और इस स्पेस का नाम इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट का ही दूसरा नाम इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, याद आया, ये वही स्पेस है जहां प्रोटॉन इकट्ठा होते थे और वहीं से तो मैट्रिक्स में आते थे। तो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस वो जगह है जहां प्रोटॉन एक्युमुलेट होते हैं। और थोड़ा पढ़ते हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो इनर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट दोनों में हवा नहीं भरी है, दोनों में फ्लूइड भरा है, इसी नाते इसको कहते क्या है, एक्वस कंपार्टमेंट। इसमें से जो अंदर वाला कंपार्टमेंट है वहां भरा है डेंस होमोजीनस सब्सटेंस। होमोजीनस का मतलब एक जैसा, होमोजीनस सब्सटेंस भरा है और उसी होमोजीनस सब्सटेंस का मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहां से लेके यहां तक ये क्या भरा है, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में है क्या, तो मैट्रिक्स में डीएनए है, मैट्रिक्स में आरएनए है, मैट्रिक्स में राइबोसोम है। बस सवाल ये कौन कितना है। तो डीएनए की बात करें तो ये सिंगल होता है और सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड, बिल्कुल वैसे ही जैसा प्लाज्मिड होता है। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए कहाँ मिला, तो कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए एक नहीं होता, कई होते हैं। क्या लिखा है, फ्यू आरएनए। ये हाल राइबोसोम की बात करें, हमने राइबोसोम भी कई बना रखे हैं, तो राइबोसोम भी कई होंगे, लेकिन कौन से, कौन सा, 70S राइबोसोम। अब राइबोसोम अगर कहीं पर है तो प्रोटीन भी तो बनानी होगी। इसका मतलब प्रोटीन बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारे कंपोनेंट मिलेंगे किसके, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ लिखा है, अभी पढ़े होंगे हम, क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, वहां लिखा है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, और यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ कार्बोहाइड्रेट तो बनना नहीं है। तो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स में क्या 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 है, तो कहोगे मैट्रिक्स में डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है और कंपोनेंट हैं किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस। बट डीएनए कितने, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आरएनए क्यों, कुछ आरएनए होते हैं, और राइबोसोम 70S राइबोसोम होता है। कहां तक बिल्कुल क्लियर। अब सवाल आता है कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया करेगा क्या, तो क्या काम होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले से काम है, यही वो जगह है जहां क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। हमको आप बता दो, एरोबिक रेस्पिरेशन में कुल 4 स्टेप हैं। एक है ग्लाइकोलिसिस, एक है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, एक है क्रेब्स साइकिल और एक है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या ईटीएस। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होता है, 3 होते हैं। लिंक रिएक्शन यही होता है, क्रेब्स साइकिल यही होता है और ईटीएस यही। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन करके क्या करोगे, एनर्जी बनाओगे, किस फॉर्म में, एटीपी। इसी नाते माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अब ये कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि क्लास 6 वाले बच्चों को भी पता चल चुका है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, अगर सेल डिवाइड करेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया भी तो डिवाइड करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन किस प्रोसेस से होता है, तो एनसीईआरटी में लिखा है फिशन। फिशन का मतलब एक सेल 2 सेल में बढ़ती है, वैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया। लिख लो जरा, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या, तो माइटोकॉन्ड्रिया जगह है काहे के लिए,
एरोबिक रेस्पायरेशन। अब जब एरोबिक रेस्पायरेशन की जगह है तो यहाँ क्या क्या होगा? तो यहाँ 3 घटनाएं होती हैं। एक होता है लिंक रिएक्शन, एक होता है क्रेब साइकिल और एक होता है ईटी। बस ये दोनों होते हैं। और ये कहां होता है? इनर मेम्ब्रेन पर। एरोबिक रेस्पायरेशन से क्या मिलेगा? प्रोड्यूस करेंगे सेलुलर एनर्जी। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इसी नाते माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हो? पावर हाउस ऑफ सेल। लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है किस प्रोसेस से? तो आंसर क्या देंगे? फिशन। चलो एनसीईआरटी ओपन करो भाई। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जब तक क्या ना किया जाए, स्टेन ना किया जाए, तब तक दिखाई नहीं देगा। कि आसानी से नहीं दिखाई देगा, आसानी से नहीं दिखाई। कहां? अंडर माइक्रोस्कोप की आंखों से तो ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। जब सेल नहीं दिखाई पड़ेगी माइटोकॉन्ड्रिया कहां दिख जाएगा? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल कितने हैं? वेरिएबल। किस आधार पर? फिजिकल एक्टिविटी। शेप और साइज में भी बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है। टिपिकली कैसा है? सॉसेज या सिलिंड्रिकल। डायमीटर कितना है? इतना। एवरेज कितना है? इतना। लेंथ ये लिखा है यहां से। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर विद आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। डिवाइड करेंगे ल्यूमेन को कितने कंपार्टमेंट में? तो कैसे? हवा वाले एयरस कंपार्टमेंट मत कर दीजिएगा, आउटर कंपार्टमेंट। और जो इनर कंपार्टमेंट है इसमें भरा क्या है? नाम क्या रखोगे? मैट्रिक्स। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या बनाएगी? लिमिटिंग बाउंड्री। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या बनाएगी? इनफोल्डिंग। नाम क्या? क्रिस्टी। किधर की तरफ? और क्रिस्टी का काम क्या? सरफेस एरिया। दोनों मेम्ब्रेन में अपने आप क्या क्या है? एंजाइम पाए जाएंगे। काम क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी जगह है? एरोबिक रेस्पायरेशन। दे प्रोड्यूस क्या? सेलुलर एनर्जी। किस फॉर्म में? एटीपी। तो कहोगे क्या? पावर हाउस। मैट्रिक्स में क्या 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 है? तो ये देखो लिखा है सिंगल सर्कुलर डीएनए, एक क्वेश्चन। कुछ क्या? आरएनए। कुछ ही क्या? कौन सा? 70S। और कंपोनेंट होंगे किसके लिए? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय, तो आंसर देंगे फिशन। बस आज इतने पढ़ेंगे, कल इतने पढ़ाया था।